हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेश यादव सक्सेस अड्डा फॉर यू चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग आपके लिए रहे साइंस की क्लास। जैसे ब्रजेश सर पढ़ाते थे बट वो इस समय है नहीं, तो हमने सोचा लाओ आप लोग की एक क्लास हम लेके देखते हैं। आप लोग को मज़ा आएगा, वीडियो में पसंद तो ज़रूर आएगा, थोड़ा बहुत देखते हैं। तो आप लोग वीडियो में जल्दी जल्दी सब लोग लाइव आ जाइए, हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। आप ऊपर देख रहे हैं क्या पड़ा हुआ है, मैग्नेट, चुंबक। आज हम आप लोग को चुंबक पढ़ाएंगे और चुंबक में आज इंट्रोडक्शन सिर्फ देंगे। आप लोग बस क्या ध्यान से सुनना है, एक एक पॉइंट होता क्या है चुंबक में, सारा एक एक पॉइंट क्लियर समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जल्दी जल्दी सब लोग लाइव आ जाइए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लियर? तो देखो, तो चुंबक की बात हुई तो चुंबक पहला पॉइंट इसमें पूछता है, चुंबक किसे कहते हैं ना? चुंबक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? मैग्नेट। तो आप लोग बताइए चुंबक क्या होता है? वह पदार्थ जो लौह युक्त धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता है। हाँ दोस्तों, वह पदार्थ जो लौह युक्त धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता है, क्या कहलाता है? चुंबक कहलाता है। साथ साथ उसमें अगर दिशा सूचक का भी गुण है तो वो जो पूरी घटना क्या कहलाती है? मैग्नेटिज्म, जिसको बोलते हैं चुंबकत्व। क्लियर दोस्तों? और जो हमारा चुंबक होता है वो कितने प्रकार का होता है? दूसरा क्वेश्चन आता है टाइप ऑफ मैग्नेट ना। दूसरा पॉइंट हमारा क्या आता है? चुंबक के प्रकार। तो आप लोग बताइए चुंबक कितने प्रकार का होता है? तो हमारा चुंबक हम लोग जानते हैं कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक चुंबक, दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक ना। ये दो टाइप का होगा। पहला क्या होगा? प्राकृतिक, और दूसरा कृत्रिम ना। अब प्राकृतिक के नाम से क्या पता चल रहा है? प्राकृतिक चुंबक का मतलब वह चुंबक, एक ऐसा चुंबक जो प्रकृति में पाया जाता है। प्रकृति मतलब जो ज़मीन के अंदर पाया जाता है, ऐसे चुंबक को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक चुंबक। और प्राकृतिक चुंबक का जो चुंबकशीलता की अगर बात करें तो बहुत कम होती है ना। चूना पत्थर उत्थर जो पाया जाता है उसमें चुंबक का गुण होता है, चुंबक पत्थर उत्थर जो होता है, मगर उसमें क्या होता है? चुंबक की जो मात्रा होती है बहुत कम होती है। इसका मतलब स्ट्रांग मैग्नेट नहीं होता है। क्लियर? तो इसका उस चुंबक का प्रयोग किया नहीं जाता है। बस आपको थोड़ा सा जानना है, जो चुंबक पृथ्वी में पाया जाता है, प्रकृति में पाया जाता है, वही चुंबक क्या कहलाता है? प्राकृतिक चुंबक। अब हमारा जो मेन चुंबक होता है वो होता है कृत्रिम ना, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल तो आप लोग सभी नाम सुने होंगे ना, हर चीज़ आर्टिफिशियल ही आती है। तो आर्टिफिशियल कहने का मतलब क्या होता है? कृत्रिम मतलब जो बनाया गया हो ना, जो प्रयोग के द्वारा क्या किया गया हो? बनाया गया हो, वो क्या कहलाता है? कृत्रिम चुंबक कहलाता है। तो जैसे कोई चुंबकीय पदार्थ हो जो चुंबक का गुण रखता हो, उसमें क्या करो? डीसी सप्लाई दे दो, उसके द्वारा भी चुंबक बन जाएगा वो। तो उस चुंबक को हम लोग क्या बोलेंगे? कृत्रिम चुंबक। या फिर उसको किसी चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा बनाया जाए ना, तब भी वो जो चुंबक बनेगा क्या कहलाएगा? कृत्रिम चुंबक कहलाएगा। तो आप लोग कृत्रिम चुंबक चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा बनाया जाता है, दूसरा डीसी सप्लाई द्वारा। तो जो डीसी सप्लाई द्वारा चुंबक बनेगा, डीसी सप्लाई द्वारा बने चुंबक को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक। एकदम बहुत अच्छे से समझना, विद्युत चुंबक। ठीक है? अगर जो चुंबक डीसी सप्लाई के द्वारा बनेगा उस चुंबक को बोला जाएगा कौन सा चुंबक? विद्युत चुंबक। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्लियर दोस्तों? एकदम बहुत आराम समझना, उसे क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक कहते हैं। क्लियर? ये हो गया कृत्रिम चुंबक। अब इसको जब हम लोग क्या बोले इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो इलेक्ट्रो जो मैग्नेट होता है यह पुनः दो भागों में डिवाइड हो जाता है। क्लियर? और ये हमारा जो पहला कहलाता है वो क्या कहलाता है? अस्थाई चुंबक। नाम सुने होंगे ना आप लोग, अस्थाई चुंबक, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में परमानेंट मैग्नेट। ठीक दोस्तों? और दूसरा हमारा होता है अस्थाई चुंबक। एकदम बहुत अच्छे से समझना, ये हमारा हो गया अस्थाई चुंबक, ये हमारा हो गया अस्थाई चुंबक। तो आप लोग को अस्थाई और अस्थाई से समझ में आ रहा होगा सिंपल, क्योंकि इसकी इंग्लिश होती है परमानेंट मैग्नेट, इसकी क्या होती है? टेम्पररी मैग्नेट। क्लियर? अब एक एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे क्या होता है अस्थाई।
तो अस्थाई को समझने के लिए परिभाषा रटनी नहीं है, आपको बस समझना है खूब अच्छे से। जैसे कोई पदार्थ है ना, कोई ये पदार्थ है, ये चुंबकीय गुण रखता है। क्लियर दोस्तों, एकदम समझना, ये कोई पदार्थ है जो चुंबक का गुण रखता है, और ये कोई मान लो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। क्लियर, ये कोई हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, और ये देखो ये हमारा क्या है, देखो समझना है, चुंबकीय क्षेत्र। क्या परिभाषा भी हम लिखा बता देंगे क्या होगी, मगर पहले इसको समझ लो क्यों ऐसा परिभाषा बोला। ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय गुण रखने वाला पदार्थ है। इस चुंबकीय पदार्थ को ले जाके इस चुंबकीय क्षेत्र में रख दो। क्लियर दोस्तों, इस चुंबकीय पदार्थ को लाके चुंबकीय क्षेत्र में रख दो। और चुंबकीय क्षेत्र कैसा है ये, अगर कैसे पूछा जाए कैसा है, तो शक्तिशाली ना, तगड़ा है एकदम ना, स्ट्रांग है। तो जब इस पदार्थ को इस शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो इस पदार्थ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पे रखने पे चुंबक बन जाएगा ये चुंबकीय गुण रखता ही है। जब इसमें इसको ले आके हमने रखा तो ये चुंबक बन गया, बट जैसे ही हमने इसको चुंबकीय क्षेत्र से निकाला, फिर बाहर रखने के बाद कुछ देर बाद हमने क्या किया, इसको चुंबकीय क्षेत्र से हटा लिया। हटा लेने के बाद भी अगर इसमें चुंबक का गुण बहुत अधिक समय तक विद्यमान रहता है या उपस्थित रहता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अस्थाई चुंबक। क्लियर दोस्तों, समझ में आया कि नहीं। अगर परिभाषा की बात करें तो परिभाषा आप लोग क्या बोलोगे, जब किसी कोई चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय गुण रखता है को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के द्वारा चुंबक बन जाता है। अगर तो देखो, अगर पूछा जाए कि यह शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखने पे चुंबक बना, तो किसके कारण बना, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के द्वारा ना। तो रखे जाने पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के द्वारा ये क्या बन जाता है, चुंबक बन जाता है। और चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी उसमें बहुत अधिक समय तक या अधिक समय तक चुंबकीय गुण विद्यमान रहता है। तो ऐसा पदार्थ क्या कहलाता है, अस्थाई चुंबक कहलाता है, परमानेंट मैग्नेट कहलाता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए आपको परमानेंट समझ में आया कि नहीं। एकदम परिभाषा रटनी ही नहीं, आप लोग बस सिंपल से कह दो कि हमने एक चुंबक लिया था, उसको उठा के ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा, चुंबकीय प्रेरण के द्वारा चुंबक बन गया, फिर उसको हमने हटा के ले जाके बाहर कर दिया, उसके बाद भी उसमें चुंबकीय गुण विद्यमान रहा, उसी को हमने क्या बोल दिया, परमानेंट मैग्नेट। समझ में आया, बहुत अच्छे, आप लोग बहुत जल्दी समझ लेते हो। ठीक, अब देखो, अब पूछता है इसका एग्जाम्पल, परमानेंट मैग्नेट कौन कौन से होते हैं। तो हमारा निकिल, कोबाल्ट, सिलिकॉन, स्टील, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, परमानेंट मैग्नेट के अंतर्गत आते हैं। ठीक, निकिल, कोबाल्ट, फौलाद जो सब होते हैं क्या होते हैं, परमानेंट मैग्नेट होते हैं। क्लियर दोस्तों, तो ये हो गई परमानेंट की बात। और परमानेंट कहीं भी बड़ी जितनी भी हमारी, अभी आपको थोड़ा बहुत मोटर बता दिया जाएगा, बड़ी मोटरों में इसका प्रयोग नहीं, छोटी मशीनें जो होती हैं उसमें प्रयोग होता है। पूछेगा परमानेंट कहाँ पे यूज होता है मैग्नेट, तो हेडफोन, लाउड स्पीकर, इसमें सब में परमानेंट मैग्नेट यूज किया जाता है, अस्थाई चुंबक। क्लियर दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं अस्थाई चुंबक की। आप लोग वीडियो को शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएँ, मज़ा बहुत आने वाला है। ठीक है, देखो अस्थाई चुंबक, क्लियर, उसको जो बोलते हैं टेम्पररी मैग्नेट। क्या बोलते हैं, टेम्पररी मैग्नेट। क्लियर, टेम्पररी मैग्नेट। अब टेम्पररी मैग्नेट को नाम से ही पता चल रहा अस्थाई होगा, तो बस कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ पे ले लो कि हमारा क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र को भी से दिखाते हैं। इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई पदार्थ ला के रख दो, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र है, इस शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में एक चुंबकीय गुण रखने वाला पदार्थ ला के रख दो। रखने के बाद ये चुंबक बन जाएगा, और चुंबक जब ये बन गया फिर क्या करो, इसको शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र से हटा के ले जाके बाहर कर दो। बाहर करने के बाद क्या होगा, हम देखेंगे कि इसका चुंबकीय गुण लगभग समाप्त हो जाता है ना। इसका जो चुंबकीय गुण क्या होता है, लगभग समाप्त हो जाता है। तो ऐसा पदार्थ क्या कहलाता है, अस्थाई चुंबक ना। समझ में आ गया। तो यही कह सकते हो, एक ऐसा पदार्थ जो चुंबकीय गुण रखता है को किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वह प्रेरण के द्वारा चुंबक बन जाता है, लेकिन जैसे ही उसको चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकाला जाता है उसमें चुंबकीय गुण क्या होता है, समाप्त हो जाता है।
उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, अस्थायी चुंबक। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रहा है? नहीं, एकदम बहुत आराम से समझा रहे, एकदम आराम से समझना है, जल्दी जल्दी में नहीं समझ में आएगा, जिससे याद हो जाए, आपको नोट करने ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो समझ में आ गया ना सारा चीज़। तो इसको जब हटाओ यहाँ से ले जाके, इसका चुंबकीय गुण समाप्त हो जाए, इसको क्या बोल देते हैं, अस्थायी चुंबक। और एग्जाम्पल की बात करें तो नर्म लोहे की छड़, एक ही एग्जाम्पल आता है पेपर में हमेशा कि अस्थायी चुंबक का उदाहरण कौन सा है, तो आप लोग को विकल्प में मिल जाएगा नर्म लोहे की छड़, जो सामान्यतः ट्रांसफार्मर में यूज की जाती हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं। समझ में आया तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर समझ में आ रहा तभी लाइक करिएगा, अदरवाइज पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बात आती है चुंबकीय गुण, चुंबक के गुण ना, बात आती है चुंबक के गुण। एक एक पॉइंट समझना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चुंबक के गुण, तो चुंबक के क्या क्या गुण होते हैं? अगर कोई चुंबक है, उसको स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। कब? जब उसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए ना। कोई चुंबक है, उसको अगर लटका दिया जा रहा है तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। क्लियर दोस्तों। और अगला नंबर बात आती है कि जो चुंबक होता है, इसका एक सिंगल पोल का कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि कोई अगर चुंबक है, उसको तुम चाहे जितने टुकड़े कर दो छोटे छोटे, उसमें कभी भी सिंगल पोल नहीं होगा। हमेशा कितना होगा? दो होगा, एक नॉर्थ होगा, एक साउथ, जिसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। और अगला पॉइंट इसका गुण क्या होता है, जो चुंबक होता है, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, वो हमेशा नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में इंटर करती हैं ना। जो चुंबकीय बल रेखाएं, जैसे देखो यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, वो क्या होंगी, नॉर्थ पोल से निकलेंगी, देखो निकल रही है ना, नॉर्थ पोल से निकलेंगी और क्या होंगी, साउथ पोल पे इंटर करेंगी। आप लोग एकदम अच्छे से समझना, देखो यहाँ से निकल रही है ना, सारी चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं, यहाँ पे आके इंटर कर रही हैं। क्लियर। अगर बात करें कि चुंबक के अंदर कैसे चलेंगी, तो चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ चलती हैं। जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, क्या होती हैं, साउथ से नॉर्थ चलती हैं। ये चुंबक के गुण हो गए। और फिर पूछता है चुंबकीय बल रेखाएं किस रूप में चलती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो किस रूप में चलती हैं। तो आप लोग बहुत आसानी से बता देना, कर्व के रूप में चलती हैं, वक्र के रूप में चलती हैं। ये क्या है, देखो वक्र, कभी भी मत कहना कि ये परवलय रूप में चलती हैं या फिर स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा के रूप में चलती हैं, ये सब गलत हो जाएगा। आपको क्या मारना है, वक्र के रूप में चलती हैं, कर्व के रूप में। ठीक है दोस्तों, चलो मज़ा आ रहा है ना। अगला पॉइंट देखते हैं। फिर अगला पॉइंट हमारा क्या बनता है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इंटरसेक्ट कहने का मतलब काटना, प्रतिच्छेदन ना। इसका मतलब चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। जैसे चुंबकीय बल रेखाएं हैं, आप लोग सोचो कि कहीं पे काट दें तो कभी भी एक दूसरे को ये काटेंगी नहीं। अब बात आती है चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, तो क्यों नहीं काटती हैं ना, ये भी बात तो उठती है। तो आप लोग सिंपल बता देना कि चुंबकीय बल रेखाओं के बीच में आपस में प्रतिकर्षण बल होता है ना। चुंबकीय जो ये देखो ये बल रेखाएं हैं, ये बल रेखाएं, इन दोनों बल रेखाओं के बीच में अगर आपसे पूछे कौन सा बल है, तो आप लोग बहुत आराम से बता देना कौन सा, प्रतिकर्षण बल है कि नहीं, प्रतिकर्षण बल है। तो आपको ये चुंबकीय के गुण समझ में आया कि नहीं, चुंबकीय बल रेखाओं के चुंबक में क्या क्या होता है। ठीक, ये हो गई हमारी इसकी छोटी छोटी बातें। अभी आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन की क्लास है, इसके बाद जब पढ़ाया जाएगा ना, सब एक एक पॉइंट लिखा के पढ़ाया जाएगा, आपका कभी गलत नहीं होगा। अगर आपसे पूछ ले जाए चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ पे अधिकतम होंगी, तो पोल पे ना, यही तो है, जहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाओं की तीव्रता सबसे अधिकतम होती है, वही पोल होता है। तो ये पोल है ना, यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाओं की जो तीव्रता होगी या संख्या होगी सबसे अधिक होगी।
यहाँ पे अगर पूछा जाए इस पूरे चुंबक में सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट कहाँ पे बनेगा, तो आप लोग बता देना पोल पे ना। कहाँ पे? पोल पे। चुंबक के पोल पे जो मैग्नेट होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये हो गया हमारा चुंबक के गुण। अब चुंबक में और सारी छोटी छोटी परिभाषाएं बनती हैं, आप लोग बस ध्यान से सुनते रहिए, हम सुनाते रहेंगे ना। अब आ जाता है हमारा कि जो चुंबक में कुछ ढेर सारे नियम भी हैं। नियम में क्या है? जैसे फ्लेमिंग का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फैराडे का नियम, लेंज का नियम ना। ये सब नियम बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इसमें से एक आध क्वेश्चन आ जाता है। ठीक दोस्तों, अब जैसे चुंबकीय क्षेत्र की बात करें, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है ना, कभी कभी पूछ सकता है चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्या होता है? वह क्षेत्र जहाँ तक चुंबकीय बल का अनुभव किया जा सके वो क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है ना। वह बल जहाँ तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके वो क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और बात करें चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, हमने बताया ना, ये चुंबकीय फ्लक्स की बात करें क्या होता है, अगर चुंबकीय फ्लक्स ना, चुंबकीय फ्लक्स को हम लोग किससे दिखाते हैं? फाई से। फाई से अगर इसकी इंग्लिश बोला जाए तो इंग्लिश मैग्नेटिक फ्लक्स। एकदम बहुत आराम से पढ़ना, बिना टेंशन के, मज़ा आता रहेगा ऐसे। ठीक है, देखो मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। अब फ्लक्स क्या होता है तो आप लोग समझना रहे हो ध्यान से। ये क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये ढेर सारी चुंबकीय बल रेखाएं हैं। ये अगर कोई हम एक वो ले लें कोई पदार्थ ले लें, उसके लंबवत देखो प्रतिच्छेद करते हुए जा रही है। ये जो सारी चुंबकीय बल रेखाएं हैं, इन टोटल बल रेखाओं की संख्या के योग को क्या बोला जाता है? फ्लक्स ना। जितनी भी चुंबकीय बल रेखाएं हैं, उन बल रेखाओं की संख्या जो होती है, उन्हीं का योग जो होता है वो क्या कहलाता है? फ्लक्स कहलाता है। और फ्लक्स का जो मात्रक होता है क्या होता है? आप लोग कमेंट करके बताइए, फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। आप लोग बहुत जल्दी जल्दी बता रहे हैं, बहुत अच्छा। चलिए, तो ये छोटी छोटी परिभाषाएं होंगी। अब आता है अब कुछ हम लोग नियम देख लेते हैं। जैसे आता है दाएं हाथ का नियम ना, दाएं हाथ का नियम। अगर आप लोग को यहाँ पे अगर 15-20% समझ में आ रहा हो तब भी बहुत है, ठीक है। क्योंकि अभी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन के बाद जब लिखाएं, एक तरफ से पढ़ाया जाएगा तब एकदम समझ में आएगा। जब तक ब्रजेश सर नहीं आते हैं तब तक हम ही सोच रहे हैं आप लोग की 2-4 क्लास ले लें। आप लोग अगर कहेंगे तो आप लोग को अगर अच्छा लग रहा होगा तभी लेंगे, अदरवाइज सर आएंगे तभी पढ़ाएंगे। क्लियर? तो दाएं हाथ का नियम समझना। दाएं हाथ के नियम के अनुसार क्या होता है? यदि किसी चालक में धारा फ्लो हो रही हो, उस चालक को इस प्रकार पकड़ो कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो हमारी जो उंगलियां हैं वो क्या बताएंगी? चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को प्रदर्शित करेंगी। ठीक है, स्टेटमेंट क्या, ध्यान सुनना। स्टेटमेंट इनका ये कह रहा है कि अब यदि हम अपने दाएं हाथ को किसी धारावाही चालक को, जैसे कोई, देखो समझा रहे हैं आप लोग, देखो समझिए, इसी मार्कर में समझिए कि ये मार्कर है, ठीक है। इस मार्कर में को हम लोग इस प्रकार पकड़ें कि जो ये अंगूठा, ये क्या अंगूठा क्या बताए? ये धारावाही चालक है। मतलब धारावाही चालक बोलने का मेरा मतलब सिंपल सा हो गया कि इस मार्कर में या इस चालक में धारा बह रही है। इसको हमने इस प्रकार पकड़ा है कि जो ये हमारा अंगूठा है ये क्या कर रहा है? धारा की दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है, बता रहा है। अगर ये हमारा अंगूठा इस मार्कर की जो दिशा में जो हम धारा जा रही है उसको बता रहा है, तो ये जो हमारी उंगलियां हैं ये क्या बताएंगी? चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को प्रदर्शित करेंगी। क्लियर दोस्तों? समझ में आया कि नहीं? एकदम सिंपल समझना। दाएं हाथ से इसको पकड़ लिया हमने, इसमें धारा जा रही है ऊपर की ओर। अब क्या होगा? जो अंगूठा ये धारा की दिशा को अगर प्रदर्शित करेगा तो ये जो हमारी उंगलियां हैं ये चुंबकीय क्षेत्र को बताएंगी। और नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ समझो, देखो ये हमारी रेखा है ना, लाइन है मतलब। अब ये लाइन है तो इसमें ये मान लो धारा जा रही है। क्लियर? ये धारा जा रही है। जब इसको हम लोग, देखो मान लो कि हमारा इमेजिन करना, आपको इमेजिन करना आना चाहिए तभी मज़ा आएगा। ये मान लो हमने इसको अंदर से पकड़ा हुआ है।
अब ये अंदर हाथ गया है तो देखो अंगूठा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, धारा की दिशा को। तो हमारी जो ये उंगलियां हैं क्या बताएंगे, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, ये इसी को दिखाएंगी, ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेंगी ना। इमेजिन करना कि ये ऐसे चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे हैं ना। तो हमारा दाएं हाथ का नियम आपको समझ में आया, कमेंट करके आप लोग बताइए। बहुत अच्छा, आप लोग बहुत जल्दी समझ लिए। चलो हम लोग आगे चलते हैं। अगला नियम हम लोग देखते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ठीक है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग जो राइट हैंड रूल है वो क्या कहता है, तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार यदि हम अपने, हमारे हाथ को देखना, ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे नहीं, हाथ पे ना। यदि हम अपने दाएं हाथ के प्रथम 3, 1 2 3, क्लियर, प्रथम 3 अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, क्लियर, नाम क्या है, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा। प्रथम 3 अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं, इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों। इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं। देखो यहाँ से चेक करोगे तो देखो ये इसके अंगूठा लंबवत है, ऐसे कर दोगे तो ये इसके लंबवत है, अगर ऐसे कर दोगे तो अंगूठा इसके लंबवत है। सब एक दूसरे के लंबवत हैं कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइए, तब हाथ बंद कर लें हम। समझ में आ गया, चलिए समझ में, आप लोग बहुत जल्दी समझ लिए, बहुत अच्छे। चलो अब तीनों क्या है, एक दूसरे के लंबवत हैं। तो हमारा जो अंगूठा है ये क्या बताएगा, चालक की गति की दिशा, और हमारा ये तर्जनी क्या बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और जो ये हमारी मध्यमा है ये क्या बताएगी, विद्युत वाहक बल की दिशा को प्रदर्शित करेगी। क्लियर, यही इनका स्टेटमेंट है। एक बार आप लोग फिर से ध्यान से सुनिए। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ के प्रथम 3, आप लोग भी ऐसे फैलाते रहिए, देखिए, प्रथम 3 अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, तीनों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत हों, तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत हों। तो अंगूठा चालक की गति की दिशा को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा मध्यमा विद्युत वाहक बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो आप लोग बताइए आपको समझ में आया कि नहीं, आ गया, बहुत अच्छे। चलो तो अब देखो, अब दाएं हाथ में हम लोग लिखा देते हैं जिसको नहीं समझ में आया होगा। देखो अंगूठा, अंगूठा क्या बताएगा, चालक की गति की दिशा ना, गति की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम अनुसार। तर्जनी, तर्जनी क्या बताएगी, बताइए आप लोग, तर्जनी क्या बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र ना। तर्जनी क्या बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड। और तीसरा हमारा हो जाता है क्या, मध्यमा ना। तीसरा हमारा क्या होता है, मध्यमा। ये क्या बताएगा, विद्युत वाहक बल की दिशा, विद्युत वाहक बल की दिशा। ठीक, तो आप लोग को फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दो आप लोग ना, लाइक कर दोगे तो थोड़ा अच्छा लगता है, हाँ लाइक मिला है। डिसलाइक कर दोगे तब भी अच्छा है कि और मेहनत करनी है, हमें अभी सही समझा नहीं पा रहे हैं। क्लियर, चलिए तो इसको हम लोग मिटाते हैं, आगे चलते हैं। आगे हमारा दूसरा नियम है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। क्लियर दोस्तों, तो बाएं हाथ के नियम में क्या होता है, ये अब ये वाला हाथ देखो दायां हो गया ना, बाएं वाले में चलते हैं। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार
यदि हम अपने बाएं हाथ के प्रथम 3, फिर प्रथम 3 आ गया ना, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत हों, है कि नहीं? तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत हों तो अंगूठा क्या बताएगा? चालक पर लगने वाली बल की दिशा। क्लियर? अंगूठा क्या बता रहा है? चालक पर लगने वाली बल की दिशा। और हमारी तर्जनी क्या बता रही है? चुंबकीय क्षेत्र। और हमारा जो मध्यमा है ये क्या बता रहा है? विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। समझ में आया? बाएं हाथ के नियम के अनुसार फ्लेमिंग के, यदि हम अपने प्रथम 3 अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हैं। आप लोग फैला लीजिए अपनी उंगलियों से, बाएं हाथ की तीनों परस्पर क्या हैं? एक दूसरे के लंबवत हैं। तो हमारा जो अंगूठा है क्या बताएगा? चालक पर लगने वाली बल की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, और हमारा जो ये मध्यमा है ये क्या बताएगा? चालक पर लगने चालक में बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। अब आप लोग बताइए समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? अब देखो दोनों को साथ में मिला लेते हैं। देखो दोनों को साथ में मिला लेते हैं। फ्लेमिंग के दाएं बाएं को देखो, यही है ना। अब देखो ये देखो, जो जो उंगलियां दोनों जुड़ रही हैं इसमें क्या है? इसका चाहे दायां हो चाहे बायां हो दोनों सेम बताएंगी। क्या बताएंगी? चुंबकीय क्षेत्र बताएंगी, चाहे दाएं हाथ के नियम की बात हो फ्लेमिंग के, चाहे बाएं। अंगूठा की बात करें, दाएं अंगूठे में क्या बताएगा? चालक की गति। बाएं वाले में क्या बताएगा? चालक पर लगने वाले बल की दिशा। बाएं में बल, दाएं में गति। और जो हमारी मध्यमा है वो दाएं में विद्युत वाहक बल, बाएं में धारा। दाएं में विद्युत वाहक बल, बाएं में धारा। देखो एकदम आसानी से याद हो गया ना। तर्जनी का याद ही नहीं करना है, दोनों में सेम चुंबकीय क्षेत्र। और इसमें दाएं में अंगूठे में क्या हो जाएगा? गति। बाएं में बल, बा से बायां, बा से बल कर देना, ध्यान रखना, इसमें गति हो जाएगी। और मध्यमा की बात होगी तो दाएं वाले में विद्युत वाहक बल और बाएं वाले में विद्युत धारा की दिशा। क्लियर? तो आपको हमारे समझ से फ्लेमिंग का दाएं बाएं हाथ का नियम याद हो गया होगा। लिखने की ज़रूरत है? कमेंट करके आप लोग बताइए। हाँ, आप लोग को ज़रूरत, कुछ लोग को पड़ेगी तो हम लोग लिख देते हैं थोड़ा सा ना। तो अंगूठा क्या बताएगा इस वाले नियम में? अंगूठा क्या बताएगा? चालक पर लगने वाले बल की दिशा। और हमारा तर्जनी क्या बताएगा? तर्जनी क्या बताएगी? बताइए। चुंबकीय क्षेत्र ना। और उसके बाद बात करें मध्यमा की, तो आप लोग बताइए मध्यमा क्या बताएगा? विद्युत धारा की दिशा। विद्युत धारा की दिशा ना। अगर कोई पूछ ले ये नियम किस में लगता है फ्लेमिंग का बाएं, तो मोटर लिख देना ना, मोटर, डीसी मोटर। और दायां बोल दे तो डीसी जनरेटर लिख लेना। आपसे इतना अगर पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो आपको फ्लेमिंग का दाएं बायां समझ में आ गया, दाएं हाथ का नियम आ गया। अब हम लोग चलते हैं अब फैराडे के नियम पे ना। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का क्या नियम था? तो फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में 2 नियम दिए थे ना। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में 2 नियम दिए थे। इनका जो पहला नियम था हम लोग देखते हैं प्रथम नियम। एकदम बहुत कॉन्सेप्ट से समझना, रटना मत। रटोगे तो एक भी नियम नहीं याद होगा, चाहे फैराडे होगा चाहे फ्लेमिंग होगा। आज रटोगे कल निकल जाएगा ना। तो रटना नहीं है, खाली समझना है। फैराडे का प्रथम नियम। प्रथम नियम में इन्होंने क्या कहा कि जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, समझना, जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तब उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये कोई कुंडली है, यही कुंडली है ना, इस कुंडली में अगर यहाँ पे एक की लगा दो
यहाँ पे एक सप्लाई दे दो इसको बैट बोल्ट लगा के। अब इस कुंडली के कारण इसमें धारा बदलेगी, धारा के कारण इसका फ्लक्स चेंज होगा ना। अब जब इस फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इस कुंडली में क्या होता है, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। कब उत्पन्न होगा, जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और फ्लक्स में परिवर्तन कब होगा, जब धारा में परिवर्तन होगा। तो वही कह रहे हैं, जब किसी कुंडली से संबद्ध, ये किसी कुंडली है, कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो इस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्लियर, समझ में आई बात कि नहीं? और नहीं समझ में आई तो इसकी दूसरी परिभाषा हम आपको समझा देते हैं, जो और आसानी से समझ में आ जाएगी ना। दूसरी परिभाषा क्या है, जब कोई चालक किसी चुंबकीय फ्लक्स से कटता है। देखो, जब कोई चालक, अब जब कोई, देखो ये मान लो हमारा क्या है, क्या है, फ्लक्स है, चुंबकीय बल रेखाएं ही तो हैं टोटल। ये टोटल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स। अब इसी में कोई चालक ले जाके रख दो ऐसे ना, हमने ये चालक रख दिया। अब ये चालक इसमें रखा हुआ तो चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं, तो इस चालक को काटेंगे कि नहीं? आप लोग कमेंट करके बताइए, यस या नो। ये चालक इस बीच में रखा है, चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे जा रही हैं तो इसको काटेंगे कि नहीं? चालक को बताइए आप लोग, काटेंगी ना। जब ये चुंबकीय बल रेखाएं इस चालक को काटेंगी तो क्या उत्पन्न हो जाएगा, चालक में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। चाहे चुंबकीय फ्लक्स में, कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करो तब भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, चाहे ये फ्लक्स चुंबक इस चालक को काटे तब भी चालक में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। ये स्टेटमेंट पहला समझ में आया कि नहीं आप लोग को? यही है फैराडे का फर्स्ट लॉ, कि जब कोई चालक या जब कोई फ्लक्स किसी चालक को काटता है तो उस चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। या यह भी कह सकते हो कि जब कोई चालक किसी फ्लक्स को काटता है तब उस चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। इसका मतलब चाहे फ्लक्स चालक को काटे, चाहे चालक जाके फ्लक्स को काटे, मगर विद्युत वाहक बल हमेशा किस में उत्पन्न होगा, चालक में ही ना। तो विद्युत वाहक बल किस में आएगा, हमेशा चालक में। तो ये हमारा इनका पहला स्टेटमेंट था। और पहले स्टेटमेंट में इन्होंने, और दूसरा स्टेटमेंट इन्होंने क्या दिया था, द्वितीय नियम की अगर हम लोग बात करें तो पहला नियम अगर आपको समझ में आ गया होगा तो द्वितीय नियम तो और आसान है ना। द्वितीय नियम इन्होंने क्या कहा कि जो हमारा प्रथम में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है ना, ये तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है, इसका जो परिमाण होगा, इसका जो परिमाण होगा वो क्या होगा, फ्लक्स परिवर्तन की दर के सीधे समानुपाती होगा ना। इस फ्लक्स का जो मैग्नीट्यूड आएगा, कितना इसका मान होगा, वो फ्लक्स परिवर्तन की दर पे डिपेंड। डी टी क्या बताता है, डी बाई डी टी दर बताता है, फाई मतलब फ्लक्स परिवर्तन की दर के सीधे समानुपाती होता है। और यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह लगा देते हैं, जो क्या बताता है, लेंज का नियम। आप लोग बताइए समझ में आया कि द्वितीयक नियम की नहीं? द्वितीय नियम क्या कहा कि जो किसी कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का परिमाण, किसी कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का परिमाण फ्लक्स परिवर्तन की दर के सीधे समानुपाती होता है। और यन क्या है पूछा जाए तो नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ टर्न ना, वर्तनों की संख्या। आप लोग कमेंट करके बताइए आपको समझ में आया कि नहीं, आ गया होगा ना। अब बात करते हैं लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या होता है, लेंज का नियम लेंज के अनुसार यह सदैव उस कारक का विरोध करता है जिसके कारण ये स्वयं उत्पन्न होता है। क्या इनका स्टेटमेंट सही था कि जिसके कारण उत्पत्ति हुई उसी का विरोध करो? ये कह रहे हैं, लेंज ये कह रहे हैं यह सदैव उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वो स्वयं उत्पन्न होता है। क्या इनका स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल 100% सही है। जिसके कारण उत्पत्ति हुई उसी का विरोध करो। क्यों करो? क्योंकि हमें एनर्जी का कंजर्वेशन करना है, ऊर्जा का रूपांतरण करना है ना। आप लोग तो विरोध करते हो, पैसा मांगते हो कि भाड़ा देना है, ये करना है ना, ढेर सारा काम फॉर्म भरना है, सब क्या है, विरोध ही करना हुआ ना। एनर्जी का कंजर्वेशन मर कर रहे हो, उस एनर्जी को पैसे में उसको किस में फॉर्म भर के उस रूम में कन्वर्ट कर रहे हो। आगे चल के आपकी एनर्जी बढ़ेगी ना। तो विरोध सब करते हैं, बस विरोध का सही दिशा में होना चाहिए। विरोध करने का मतलब ये नहीं जब मांगते हो बताते हो फॉर्म भरना है ना, बिना बताए नहीं मांगते हो कि कोई काम ना बताओ, चाहे झूठी बोलो 2-4 ना, कोई दिक्कत नहीं है, सब चलता रहता है। तो यहाँ तक समझ में आया।
तो लेंज का नियम क्या है? लेंज के नियम के अनुसार यह सदैव उस कारक का विरोध करता है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होता है। तो आज का इंट्रोडक्शन बहुत लंबा क्लास हो जाएगी, अभी आधा हुआ है, तो आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो आप लोग बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, ये इंट्रोडक्शन क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पे पहली बार जुड़े हैं उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन की बटन को दबा दो, जिससे क्या होगा, जब भी वीडियो आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें और सक्सेस अड्डा फॉर यू चैनल को देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।